दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 9th 2019 का पेपर। इस पेपर का हम मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम पेश करेंगे मैथ पोर्शन का 21वां प्रश्न। यह है आपके सामने दी गई आकृति x प्लस वाई प्लस जेड का मान इसमें हमें निकालना है। ये हमारा y है, ये z है, तो फिर ये हमारा क्या होगा, x होगा। ये हमारा 80 दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया। हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c माने, तो फिर ये पूरा जो कोण है वो 180 का है। तो z प्लस b ये 180 होगा। y प्लस a 80 ना मान का हम a मान लेते हैं, इसमें आसानी होगी। तो ये भी 180 हो जाएगा और x प्लस c ये भी 180 हो जाएगा। तो 180 ये हो गया और 180 ये हो गया, इन तीनों और 180 ये हो गया, ये तीनों जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 180 गुणा 3, 3 जगह 180 है। तो a प्लस बी प्लस सी इसको हम अलग लिख लेते हैं, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ये बराबर हो जाएगा 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी ये तीनों कोण एक त्रिभुज के हैं, तो इनकी वैल्यू भी 180 होती है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 540। इसको इधर ले जाकर माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड की 540 माइनस 180, ये आ जाएगा 360 डिग्री। यानी x और y और z का तीनों का योग 360 के बराबर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। यदि समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप 12 डिग्री हो तब इसकी भुजाओं की संख्या होगी। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, समबाहुभुज का अंतःकोण। समबाहुभुज यानी n भुजाओं का कोई समबाहुभुज है, यानी n भुजाएं हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं उसकी। तो फिर ये दिया जाता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन n। तो अब ये जो फॉर्मूला है n भुजाओं वाले बहुभुज का एक अंतःकोण का मान निकालना हो तो फिर ये दिया। हमारा जो क्वेश्चन में दिया है वो बाह्य कोण दिया है। तो बाह्य कोण जो होता है ये अगर समबाहुभुज है तो बाह्य कोण होगा इसका ये बाहर वाला, और ये बाह्य कोण जो होगा वो ये पूरा होगा, क्या होगा, 180। तो फिर ये बहुभुज होगा 180 माइनस अंतःकोण। तो ये जो हो जाएगा अंतःकोण, इसमें 180 में से घटा दें तो फिर ये आ जाएगा हमारा अंतःकोण। यानी बाह्य कोण अगर 12 डिग्री है तो अंतःकोण होगा 180 माइनस 12, ये बराबर होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। इसमें से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। इसमें घटा दें 8 बच जाएंगे, 168। ये n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 n माइनस 18 दूनी 36 360 डिग्री। इस n को इधर ला के माइनस कर देंगे तो 168 n माइनस 180 n बराबर माइनस 360। तो n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 12 बचेगा, 12 माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 360 बटे 12 हो जाएगा, 12 से काटें 12 36। तो n की वैल्यू आ जाएगी 30 और यही भुजाओं की संख्या है। तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे 44 को गुणा करने पर इससे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो वो कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। तो 44 हमारे पास मौजूद है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वह कहलाती है जिसका जो किसी न किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो। तो ये 44 है, ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी पूर्ण संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या होगा कि इसको हम क्या कर लें, फैक्टर कर लेते हैं। तो ये होता है 11 चौक 44। 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें 11 का ही गुणा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, यानी इसके जोड़े बन जाएंगे। ये दो जोड़े बन चुके हैं, 2 गुणा 2 होता है ये। तो अब ये तो हमारे पास मौजूद है 44, इसका हमने मल्टीप्लाई किया है। इससे छोटी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन पाएगी, 5 और 6 4 में से तो 11 हमारा सबसे छोटी संख्या है, जो इसका गुणा कर दें 44 में तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। एक कारखाने में 12,321 श्रमिक हैं। वे इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में खड़े श्रमिकों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी एक पंक्ति में जितने श्रमिक खड़े हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो अगर इतने इधर 4 हैं तो इधर 4 हैं, तो ये हमारा क्या निर्माण करेगा, एक वर्गाकार आकृति का निर्माण करेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तब प्रत्येक पंक्ति में कितने श्रमिक खड़े होंगे, यानी ये श्रमिकों की संख्या हमें निकालना है। इसका मतलब है कि ये एक वर्ग है, उसका हम वर्गमूल निकाल लें तो दोनों तरफ की एक संख्या आ जाएगी तो बराबर होगी। तो इसका वर्गमूल हम निकालें 12,321। तो यहाँ से देख रहे हैं ये 1 2 3 और फिर 3 से नीचे गिरा 2 1। तो ये एक ट्रिक है, उससे हम निकाल सकते हैं 1 1 1 जितने बार हैं उसका अगर हम वर्ग निकालें तो 1 2 3 4 5 6 हैं 1। तो हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1। तो ये हमारा वर्ग इसका आ जाएगा। तो इस ट्रिक से अगर हम निकालें तो 1 2 3 तक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जगह 1 1 थे तो 6 तक पहुँचा था। तो ये है हमारा 3 तक पहुँचा है, 3 के बाद बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। तो फिर ये जो वर्ग होगा वो 1 1 1 3 जगह 1 का वर्ग होगा। तो अब ये 111 का वर्ग है, तो फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे 111 आएगा। तो प्रत्येक पंक्ति में क्या होंगे, 11 श्रमिक, 111 श्रमिक होंगे और 111 ही पंक्तियां होंगी। तो देखें इसमें 111 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। 15,625 सेमी क्यूब आयतन वाले घनाकार बक्सों को, यानी एक बक्से का आयतन ये है हमारे पास, इसको 2.5 मीटर भुजा वाले घनाकार स्टोर में रखा जाता है। जिस स्टोर में रख रहे हैं उसकी एक भुजा दी गई है। तब इस प्रकार के कितने बक्से स्टोर में रखे जा सकते हैं, तो इसके लिए बक्सों की संख्या हमें निकालना है। तो पूरे स्टोर का आयतन बटे में ले लेंगे एक घनाकार बक्से का आयतन, इससे डिवाइड कर दें इसको, इसके आयतन को, ये एक भुजा दी गई है, तो फिर हमारी बक्सों की संख्या आ जाएगी। तो क्या करेंगे, स्टोर का आयतन बटे एक बक्से का आयतन, तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी बक्सों की संख्या। अब हमें देखना है स्टोर का आयतन कितना होगा। ये एक भुजा दी गई है 2.5, इसको 3 बार अगर गुणा कर दें तो फिर ये आ जाएगा हमारा स्टोर का आयतन। अपॉन में ले लेंगे, एक बक्से का आयतन है 15,625, ये है सेमी क्यूब और ये है मीटर में। मात्रक है वो सेम होना चाहिए, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए इसका क्या करेंगे, हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी।
1.1 3 दशमलव है तो 3 दशमलव से 3 बिंदी कट जाएंगी, 1 2 और ये तीसरी, ये दशमलव हट जाएंगे, ये पूरा 25 बन जाएगा। 25 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25 छिक्का 150, 25 दूनी 25, तो ये कट जाएगा। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार आ जाएगा, और फिर 25 से इस 25 को काट देंगे, यहाँ से 100 बचे हैं, यहाँ से 10 बचे हैं, तो ये जो बक्सों की संख्या आ जाएगी 1000 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि डी ऑप्शन में है 1000, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। a² + 1/a², ये 27 के बराबर दिया गया है, तो a - 1/a का मान हमें निकालना है। तो ये है हमारे क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दी गई है 27 है और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो इस जो दिया गया है उसमें माइनस के दोनों साइडों में से घटा देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, अगर a × 1/a कर दें तो a से कट जाएगा, कोई इस पे मान पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बन गया है उसको देखते हैं, a² + b² - 2ab, ये शक्ल बन गई है। तो इसे हम लिख सकते हैं a - 1/a का स्क्वायर। ये चीज़ इसके बराबर होगी, अगर इसको a - b की होल स्क्वायर से खोल दें, ये हो जाएगा 27 में से 2 घटाएं 25 बच जाएंगे, a - 1/a² इधर हो गया, और 25 को लिख सकते हैं 5 पे स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले लें तो फिर ये वर्ग हट जाएगा, तो a - 1/a बराबर जो 5 आएगा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों तरह से ही सही होगा। यानी प्लस का 5 का स्क्वायर करें तब भी प्लस के 25 आएंगे, माइनस का 5 स्क्वायर करें तो माइनस तब भी प्लस के 25 आएंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है, जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो ±5 होगी। तो ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। यदि एक समलंब के आधारों की लंबाई का योग 12 सेमी हो और क्षेत्रफल 14.1 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो हमें दिया जाता है वो 1/2 इंटू ऊंचाई और इंटू भुजाओं का योग। अगर दो आधार हैं, समांतर भुजाएं ए और बी हैं, तो a + b ये भुजाओं का योग हो गया, ये ऊंचाई हो गई, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें पुट कर दें और जो निकालनी है वो निकालें। 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दिया है, 1/2 h यानी ऊंचाई यानी हाइट हमें निकालनी है। ये जो है a + b ये आधारों का योग है और ये योग पूरा दिया गया है, ये है 12। तो क्या करें, 2 से ही इसको काट दो, 12 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई में h के 6 इसके बटे में आ जाएगा, 14.1/6 बराबर h। इससे डिवाइड कर देंगे तो यही h यानी ऊंचाई की आ जाएगी। तो 6 दूनी 12, 2 बचेंगे, दशमलव लगा देंगे तब 1 उतारेंगे, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 2.35 सेंटीमीटर ये आ गई है ऊंचाई। 2.35 सेंटीमीटर ये ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी गई है हमारी, तो इसकी क्षमता यानी इसमें कितना पानी या दूध आ सकता है वो लीटर में निकालना है कि वो उसकी मात्रा लीटर में क्या होगी। तो इसके लिए हम आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई यानी लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका आयतन बराबर होता है। लंबाई है 4.2 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 100 का गुणा कर देंगे। चौड़ाई 3 मीटर है तो इसमें भी 100 का गुणा कर दें, और ऊंचाई है 1.1 तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, और अगर बटे में 1000 लिख दें तो ये जो आएगा वो आएगा घन सेंटीमीटर में, और 1000 से डिवाइड कर दें तो यही हमारा लीटर में बदल जाएगा। अब 1 2 3 0 काट देंगे, 1 2 3, अब मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 1 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 42 हो जाएगा ये, तो यहाँ 3 रह जाएगा, 300 हो जाएंगे ये, और 1 0 और हटा दें तो यहाँ भी ये 11 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
जीरो एक बचा है, एक जीरो इसके दशमलव से हट गया है। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब 11 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो का जीरो आ गया। 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 6 28, 11 एकम 11 और 2 13, 13,860 लीटर में आ गया है ये। 13,860 लीटर बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। एक रोलर 350 सेमी लंबा है। ये रोलर एक बेलनाकार होगा, उसकी लंबाई जो है वो 350 सेमी है। इसका व्यास 84 सेमी है। यात्रा मार्ग में 500 चक्कर पूर्ण लगते हैं, तब इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? मीटर स्क्वायर में निकालना है इसको। ये सेमी में है। ये हमारा बेलनाकार रोलर है ये। अब ये जो बेलनाकार रोलर है इसकी लंबाई है 350 सेंटीमीटर। अब इसको L या अगर खड़ा करें तो यही हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये अगर मीटर में लिखें तो 3.5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो मीटर स्क्वायर में लाना है। अब 84 सेंटीमीटर उसका व्यास है, यानी इसका ये जो है व्यास वो 84 सेंटीमीटर है। दशमलव में ले लें तो ये मीटर में आ जाएगा। अब ये जो चक्कर लगा रहा है, ये रोल घूम रहा है, ये रोलर, तो ये जब घूमेगा तो एक चक्कर में जो क्षेत्रफल इसको तय करेगा वो ये इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। इसका पूरा वक्र पृष्ठ है उसके बराबर होगा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। तो ये जो लंबाई इसकी आएगी वो ये परिधि के बराबर आएगी, और ये लंबाई चौड़ाई जो है हमारी इस बेलनाकार की लंबाई है। तो अब हम वक्र पृष्ठ निकाल लें। तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा उसके बराबर होगा। अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं तो फिर ये एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो होता है 2πr/h। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर ये दिया गया, व्यास दिया गया और हमें चाहिए त्रिज्या। r को हम त्रिज्या से नोट करते हैं, तो फिर व्यास की आधी जो होती है वो त्रिज्या होती है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 42 दशमलव अगर लगा देते हैं तो यही मीटर में बन जाएगा। तो अब देखिए 2π की वैल्यू हम लगा देंगे 22/7। r की वैल्यू 0.42 ये मीटर में बदल दी गई है, और h उसकी लंबाई है यानी 3.5 मीटर। 7 पंजे 35 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर उतना ही आ जाएगा। तो 22 का गुणा करना है, 22 दूनी 44 की 4, 22 चौक 88 और 4 92, 2 के बाद दशमलव 9.25 मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल आया है वो एक चक्कर में आया है। अब वो चक्कर लगाता है 500, तो 500 चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल तय करेगा वो हम निकालेंगे। तो एक का मालूम है 500 का निकालना है, एक का मालूम हो ज़्यादा का निकालना हो तो उतने का ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। दशमलव एक के बाद हो तो 1 0 कट जाता है, 2 के बाद दशमलव है 2 0 इससे कट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 ने 45 और 1 46, यानी 4620 मीटर स्क्वायर 500 चक्कर में वो क्षेत्रफल को एक तार कर देगा। तो ये आ जाता है हमारा 4620 मीटर स्क्वायर होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। एक ठोस घनाभाकार भाग की माप जो है 3 मीटर 2.5 मीटर और 8 सेमी है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का भार 9 ग्राम है, तब टुकड़े का भार निकालना है। तो 1 घन सेमी लकड़ी, यानी अगर लकड़ी का आयतन 1 घन सेंटीमीटर हो
तो उसका भार 9 ग्राम होगा। तो अब हम निकालना है इस जो लकड़ी का ठोस घनाभकार दिया गया है, जितना आयतन आएगा उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब उसका भार आ जाएगा। अभी हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से हम क्या निकालेंगे, इस लकड़ी के आयतन के मान। तो ये हमारी लकड़ी है, ये घनाभ के आकार की है। तो हम घनाभ का आयतन वैसे भी पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। ये लकड़ी का आयतन निकालना है, ये लकड़ी घनाभ के आकार की है, तो इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई भी 2.5 मीटर है, लेकिन ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हम आयतन निकालेंगे। हमें लकड़ी का भार 1 घन सेमी का 9 ग्राम दिया गया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8 तिया 24 और 1 2 0 ये हो गए। 1 0 दशमलव काट दें तो 1 0 ये बचा। अब हमारा बचा है 25। 1 2 3 0 ये आ गए, 25 चौक 100 का 1 0 ये आ गया, 25 दूनी 50 और 10 60। ये आ गया है हमारा घन सेंटीमीटर। अब लकड़ी का भार कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर का है 9, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 9 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 9 छक्का 54, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा ग्राम में। आंसर में हमारा किलोग्राम में दिया गया है, तो फिर किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, ये किलोग्राम में बदल जाएगा। 1 2 3 0 हट जाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5400 किलोग्राम। 5400 किलोग्राम सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एक कुएं को 14 मीटर भीतरी व्यास और 8 मीटर गहराई तक खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी को 8 मीटर और 10 मीटर आकार वाले आयताकार प्लॉट पर फैलाया गया है। तो प्लॉट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये जो कुआं खुदेगा वो एक बेलन के आकार का खुदेगा। अब ये जो मिट्टी होगी वो इस आकार के बेलन की आयतन के बराबर होगी इस मिट्टी। अब ये मिट्टी खोदकर हमें एक आयताकार भाग है, ये है हमारा 10 और 8 मीटर। इस पर मिट्टी डाली गई तो हम मान लेंगे x ऊंचाई पर ये उठ जाएगी। ये प्लॉट की मिट्टी पड़ी यहाँ पर, तो ये x ऊंचाई उठ गई। तो इस मिट्टी का आयतन और इस मिट्टी का आयतन जो हम निकालेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसकी ऊंचाई 14 मीटर व्यास, ये जो व्यास है वो है 14 मीटर, ऊंचाई हमारी 8 मीटर है। तो फिर ये बेलन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और ये हमारा बन जाएगा घनाभ के आकार का, तो इसमें LBH सूत्र लग जाएगा। यहाँ से लगा दें 22/7। त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, ये व्यास है 14, त्रिज्या हो जाएगी r 7 मीटर, तो स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे, और h 8, l लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई हमने x मानी है, ये हमारी निकालनी है। 7 से 1 7 कट जाएंगे, 1 8 से ये 8 कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये 10 बटे में आ जाएंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारी क्या होगी, ऊंचाई। 10 से डिवाइड करते हैं 15.4 मीटर, ये ऊंचाई आ गई है। 15.4 मीटर बी ऑप्शन में है, तो बी ही ऑप्शन हमारा सही है।
यदि 5 पे घात 3x प्लस 4 बराबर 25 गुणा 5 पे घात 4x माइनस 1 है तो x का मान क्या होगा। ये घातों का मामला है तो इसमें हमें जो घातों से संबंधित नियम है वो हमें पता होना चाहिए, वो हम बता दे रहे हैं, याद रखना है हमें। इसमें है 5 पे घात 3x प्लस 4 बराबर ये 25 है, तो 25 को भी हम 5 पे घात 2 लिख सकते हैं और ये है 5 पे घात 4 x माइनस 1। घात जुड़ जाती हैं जब उनके बीच में गुणा हो रहा हो और आधार समान हो, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। 5 पे घात आ जाएगी 4x माइनस 1 पहले से ये प्लस का 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 5 पे घात 4x प्लस 1, 2 में से 1 घट जाएगा। इधर है 5 पे घात 3x प्लस 4। तो जब आधार बराबर है तो फिर घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ इसके बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 1 बराबर होगा 3x प्लस 4। 3x इधर ले आएँ और 1 इधर ले जाएँ, तो ये 4 में से 1 घट जाएगा और 4x में से 3x घट जाएंगे, तो इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 3। यही हमारा x का मान होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या में से 9 को घटाया जाता है, अपने अंक स्थान बदल लेते हैं, तब वास्तविक संख्या क्या होगी, देखते हैं। इसमें अंकों का योग सबका ही 9 है। अब देखते हैं, इसमें 9 घटा दें तो अंक बदल जाना चाहिए। इसमें 9 घटाएंगे तो 72 हो जाए, अंक नहीं बदलेंगे। इसमें 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63, तो इसमें अंक नहीं बदले। इसमें से घटा दें तो 4 इधर आ जाएंगे और 5 इधर आ जाएंगे, 45 हो जाएगा। तो क्या होगा, बी ऑप्शन ही हमारा सही है। आपको 2 संख्याओं का गुणनफल निम्नवत दिया गया है। ये हमारे 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। ये इनमें क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी के मान होंगे। यहाँ पर संख्या की जगह अक्षर दिए हैं, उन अक्षरों की जगह कौन संख्या आएगी, ये हमें ऑप्शन से हमें निकालना है कि कौन सी अक्षर की जगह कौन सी संख्या इस्तेमाल की गई है। तो देखें इसमें अवलोकन करके ऑप्शंस का। जी सब में 6 दिया है, ई सब में 2 दिया है और बी का मान सब में 4 दिया है। तो ये तो हमारे कन्फर्म हो गए तीनों मान। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 5A3 इंटू बी सब में ही 4 दिया है तो 4 ही होगा, ये कन्फर्म हो गया। हम यहाँ 4 लिख लेते हैं, ये 2 हो गया। इसमें 1 और ये सी, ये है हमारा 4 और 6, एक अंक छोड़ दिया गया है, यहाँ पर आया है 2। यहाँ है सी के नीचे 9 और 1 के नीचे डी और है 2, इसको प्लस किया गया, ये आ गए हमारे 6। ये 4 और 2 6 ही आएगा, तो जी की वैल्यू हमारी 6 ही है। अब 9 और सी, इसके नीचे दिया गया है हमारा एफ। अब 1 और डी, इसके नीचे है 1 और ये है हमारा ई, और ई की वैल्यू भी सब में ही 2 दी गई है, तो इसको भी हम 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख लें, अब हमें निकालना है। देखें 2 से मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, 2 या 6 तो ये हो गए 2। 4 यहाँ पर कब कब आएंगे, 4 या तो ए की वैल्यू 7 हो या 2 हो, तभी 4 आएंगे। 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 सत्ते 14 का 4 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर 7 होते हैं तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 7 अगर लेते हैं तो फिर 2 पंजे 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ सी की जगह 1 आएगा। अगर हमारा ए 7 है तो सी क्या होगा, 1 होगा। अब 4 तिया 12,
4 सत्ते 28। अब 4 पंजे 20, यहाँ पर 20, यहाँ 0 होना चाहिए डी की जगह। अगर इधर से 4 सत्ते 28 अगर लेते हैं यहाँ पर, तो 4 पंजे 20, 2 22 हो जाएगा। और यहाँ जब 22 होगा तो ये 1 और 2 3 आ जाएगा, जो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है 1 आ रहा है यहाँ से, तो ये जो होगा 0 होगा। यहाँ होगा 4 दूनी 8, 9 हो गया, हासिल ख़त्म हो गया यहाँ से। अब 4 पंजे 20, 20 का पूरा आ गया, तो यहाँ 0 होगा तो 1 0 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कितना आना चाहिए, 4 दूनी 8, यानी ए बराबर 2 होना चाहिए। तो फिर सी बराबर आ जाना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। अब एफ सी जब यहाँ 0 होगा तो एफ का मान 9 ही रहेगा। बाकी सब आ गए हमारे। डी की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं ए की वैल्यू 2, इसमें भी है, इसमें भी है। अब सी की वैल्यू 0 इसमें है और इसमें नहीं है, तो डी बराबर भी 0 आ गया। ई बराबर 2 है, एफ बराबर 9, 0 6, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 52 ताश के पत्तों के पैकेट से एक पत्ता यदृच्छा रूप से निकाला जाता है, तब काले रंग का 10 या बादशाह आने की प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता जो हमारी होती है वो होती है, टोटल हमारी जो क्रियाएं होंगी वो 52 होंगी। 52 पत्ते हैं, एक एक करके निकालेंगे तो 52 बार क्रिया होगी ये, तो बटे में तो टोटल घटनाएं हो गई। अब उनमें से जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो निकालना है। काले रंग के 10 कितने होंगे, 2 होंगे, और बादशाह होंगे 4, तो ये हो जाएगा 6/52। तो 2 से इसको काट दें, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 12, तो 3/26 ये प्रायिकता आ गई है हमारी। 3/26 बी ऑप्शन हमारा सही है। एक मकड़ी दीवार पर चढ़ती है, 5 सेमी ऊपर चढ़ती है, 3 सेमी नीचे गिरती है, पुनः 4 सेमी चढ़ती है और 6 सेमी नीचे गिरती है, 5 सेमी दोबारा चढ़ती है, तब मकड़ी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना ऊपर चढ़ती है। तो ये हमने मान लिया है, एक ग्राफ ले लिया है, ये ऊंचाई है हमारी, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा 0, यहाँ से चढ़ना शुरू करती है। तो 1 2 3 4 देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। 5 सेमी ऊपर चढ़ती है, तो ये मकड़ी यहाँ से चली, 5 सेमी ऊपर चढ़ गई। अब 3 सेमी नीचे गिरती है, तो 3 सेमी नीचे गिर गई, 1 2 3 यहाँ आ गई, यहाँ पहुँच गई है। अब यहाँ से देखते हैं, पुनः 4 सेमी ऊपर चढ़ती है, यहाँ से फिर 4 सेमी चली, 1 2 3 4 यहाँ आ गई, तथा 6 सेमी नीचे गिरती है, तो यहाँ पर पहुँच गई थी 6 पर, 6 पे फिर नीचे गिर गई, तो ये फिर प्रारंभिक बिंदु पर आ गई। अब यहाँ से फिर क्या करती है, वो 5 सेमी दोबारा चढ़ती है, तो अब ये जो है प्रारंभिक बिंदु पर आ गई थी, 5 सेमी दोबारा चढ़ी, तो वो यहीं पहुँचेगी, यानी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहाँ आ जाएगी मकड़ी। तो प्रारंभिक बिंदु से कितने ऊपर चढ़ी, 5 सेमी चढ़ी, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 3 वर्ष में 5000 का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 4%, दूसरे वर्ष में 3%, तीसरे वर्ष में 2% हो। फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ए बराबर पी जो है मूलधन है, 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। अगर ब्याज की दर हर साल बदल रही है तो पहले साल में R1, दूसरी में R2, तीसरी में R3, चौथी में R4 हो, तो इस तरीके से एंड सो ऑन हमारा चलता रहेगा। और ब्याज की दर जो है वो नहीं बदल रही है, तो फिर हमारी जो समय है उसकी घात हमारी यहाँ आ जाती है, वो भी लिख देते हैं। वो है जो जनरल फार्मूला, ए बराबर P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला तब तक है जब तक
कि ब्याज की दर न बदल रही हो। तो ये हमारा ब्याज की दर बदल रही है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाकर यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए हमें निकालना है, ब्याज बाद में निकाल लेंगे। पी हमारा है 5000। अब 1 प्लस R1 कितनी है 4 3 2, ये है हमारी R1 4, 1 प्लस R2 3/100, 1 प्लस R3 2/100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड भी हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो 5000, 25 एकम 25 और 1 26/25। ये नहीं कटेगा, 100 एकम 100 और 1 103/100। ये कट जाएगा, 2 1 ये 50 हो जाएगा, 50 एकम 50 और 1 51/50। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 0 कट गए, 1 0 इससे कट गया, 5 इससे कट गया, ये सब खत्म हो गए, 25 नीचे रह गया है। अब इनका मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दे, तभी हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन यानी ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 51 का 26 में, तो ये आ गया। फिर 1326 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 103 में, तो ये हमारा आ जाएगा 1,36,578। इसमें 25 से डिवाइड करें तो ये हमने भाग दिया है, तो ये आ जाएगा 5,463.12। ये आ गया हमारा मिश्र धन। अब ब्याज अगर हमें निकालना है तो 5,000 उसने लिए थे, 463 ज़्यादा दिए हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ये हो गया 5,463.12, 463.12, ये ब्याज हो गया, ये मिश्र धन हो गया। डी ऑप्शन हमारा सही है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जो कि संख्याओं 8 9 10 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। तो इसी में देख लें, 10 से हर एक संख्या विभाज्य हो रही है। 9 से विभाज्य का हम बता दें कि अंकों का योग जोड़ें और वो योग 9 से कट जाए तो वही 9 से कटेगी। अंकों का योग ये 8 हो रहा है, ये नहीं कट रही, ये 11 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, तो ये कुछ नहीं कटेगी। तो बी ही ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारी पूर्ण वर्ग भी है और इन सबसे डिवाइड भी हो जाएगी। यदि किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है, तो संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, संख्या को हम पता नहीं है, तो जो संख्या पता नहीं होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो x संख्या मानी है हमने, x का 25% यानी x गुणा 25/100। 650 का 18% यानी 650 गुणा 18/100। ये जो है वो इससे 19 कम है, बराबर करना है हमें। ये कम है तो इसमें जोड़ दें या इसमें से घटा दें, तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100 यानी x/4, ये बराबर होगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 5 से ही कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दिया 15। तो यहाँ बचा है हमारा 13 निम्मा 117 -19। इसमें से 19 घटा दें, कितने बचेगा, 98 x/4। तो x बराबर आ जाएगा 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 3 39। तो ये आ गया x यानी वह संख्या जो हमें निकालनी थी, 392। देखते हैं 392 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। यदि विक्रय मूल्य का 25% लागत मूल्य हो, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये हम पहले निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, ये हम x मान लेते हैं। तो फिर लागत कितनी है, लागत है x का 25% यानी x गुणा 25/100, 25 चौक 100, ये हो जाएगा x/4। यही हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, यानी इतने में बन के तैयार हुई है।
अब हमको निकालना है लाभ। लाभ कितना मिला? विक्रय मूल्य हमारा है x और लागत है x/4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 में से 1x घट जाएगा 3x/4। अब ये हमारा लाभ है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारा माइनस कॉस्ट प्राइस, यही हमारा लाभ है, और लाभ आया है 3x/4 इंटू 100, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा लागत मूल्य यानी x/4। तो x/4 कट गया, 300 गुणा कर दिया, 300% हमारा लाभ हुआ। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई दिए, चौड़ाई दिए इसको। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 4AB और चौड़ाई है 6B²। तो इसे मल्टीप्लाई कर लें तो संख्या जो कांस्टेंट है, अचर संख्या गुणा हो जाए 4×6 24। ए सिर्फ ए है, बी जो है गुणा में 2 बार है, एक घात ये है, 2 घात ये, तो घातें जुड़ जाएंगी तो बी पे घात 3 हो जाएगी। तो 24ABQ, तो यह आ जाएगा 24ABQ। सी ऑप्शन हमारा सही है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या की ऊंचाई 9 डेसीमीटर था, इसके आधार का व्यास 24 डेसीमीटर हो, तो होगा कितना होगा? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमारा शंकु है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये आधार का क्षेत्रफल और ये हमारे वक्री तल का क्षेत्रफल दोनों मिला के निकालना है। तो ये होता है πr × L + R। R त्रिज्या है आधार की और L है तिरछी ऊंचाई। पाई का मान 22/7। R का मान कितना होगा? ये जो दिया है 24 डेसीमीटर, ये व्यास है, त्रिज्या इसकी आधी होती है, 24 की आधी 12। L 9 डेसीमीटर है और R है 12, तो ये हो जाएगा 22 × 12/7 इंटू 12 9 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 और 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12×6 72 के 2, 12×6 72 7 79, 792 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये 792 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 4 सेंटीमीटर भुजा के घन में गोला निहित है जो कि इसकी भुजा को स्पर्श करता है, इसके मध्य गैप का आयतन कितना होगा? ये हमारा क्या है, एक घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसके अंदर गोला रखा हुआ है, तो और इसकी भुजाओं को स्पर्श करता है चारों तरफ। तो फिर जो इसमें गैप बचेगा खाली स्थान, उसका आयतन कितना होगा? तो क्या निकाल लेंगे हम? गैप का आयतन निकालना है, जो पूरा घन का आयतन है माइनस कर देंगे गोले का आयतन, तो हमारा क्या जाएगा? गैप का आयतन आ जाएगा। घन का आयतन होता है भुजा इसकी तीनों एक जैसी होती है, एक ही होता है, भुजा है 4 तो 4 पे घात 3 हो जाएगा। गोले का आयतन का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4/3 πr3। अब r क्या होगी? इसकी भुजा को छू रहा है तो व्यास भी इसका कितना होगा? 4 होगा। 4 अगर व्यास है तो त्रिज्या हमारी कितनी बचेगी? 2 सेंटीमीटर बचेगी। तो 4 पे q है, 4 × 4, 4/3, पाई का मान 22/7 और r कितनी आ गई? 2 पे q, तो यह 4 चौक 16 चौक 64, यह आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बचे 3, 22/7 64। इसका हम गुणा करके 7 या 21 से डिवाइड कर देंगे। तो 22 का 32 से गुणा किया 704, 7 या 21, 21 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारा आंसर आया है 33.52। इसको इसमें से हम घटा देंगे, 64 में से 33.52, इसमें दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, तो ये दशमलव के बाद ही संख्या इसमें से घटाएंगे तो ये 8 बचेगी, ये 4 बचेगी, ये रह जाएगा 0 और ये 3 में से 3 बचेगा
6 में से 3 गए 0, 30.48 घन सेंटीमीटर। तो ये है 30.48 घन सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका सही है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर था, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इस सवाल के लिए देखते हैं, ये हमारा वृत्त है, इसकी जीवा है कोई, इसकी लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा केंद्र मान लेते हैं O। केंद्र से दूरी, इस जो जीवा है वो केंद्र से कितनी दूर है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर लंब अगर डाल देते हैं 90 डिग्री बनाता हुआ, तो ये जीवा हमारी आधी आधी बढ़ जाती है। 6 सेंटीमीटर थी, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। अगर हम इस जीवा के एक सिरे से केंद्र को मिला दें तो यही हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसकी जो लंब है 4 है, आधार 3 है, तो 3 4 5 ये हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। 3 4 5 कोई समकोण त्रिभुज है, आधार 3 हो और लंब 4 हो तो उसकी कर्ण 5 होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं आर की जो आ जाएगी वैल्यू वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 40 प्रेक्षणों का माध्य 160 है, परंतु बाद में ये ज्ञात हुआ कि माध्य की गणना करते समय स्थान में गलती हो गई। क्या हुआ, 165 के स्थान पर 125 पढ़ लिया गया, तब सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो 40 प्रेक्षण है, 40 प्रेक्षणों का माध्य है वो 160 है। तो अब गलती ये हो गई कि 165 पढ़ना चाहिए था और पढ़ लिया 125, तो इसमें कितने कम हो गए, 165 में से 125 घटा दें तो ये आ जाएगा 40 की कमी हो गई। तो फिर ये हमारा 40 प्रेक्षणों में डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा, 40 कम 40, तो माध्य में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सही माध्य आ जाएगा हमारा 161। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। यदि x प्लस वाई बराबर 12 है और x वाई 27 है तो x क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 12 दिया गया है, तो इसका दोनों साइडों में क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो x प्लस वाई पे 3 की घात बराबर 12 पे 3 की घात। अब इसमें सूत्र लगा दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई बराबर 12 का क्यूब करें तो ये आ जाएगा 1728। अब हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई क्यूब की, तो इनकी वैल्यू और लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3 वाई की वैल्यू दी गई है कितनी है 27। तो ये 27 और एक्स वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू फिर दी गई है कितनी है 12 बराबर 1728। तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर 1728 में माइनस कर देंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। 27 या 81 में 12 गुणा करें तो ये आ जा रहा है हमारा 972। इसमें घटा देंगे, ये बचेंगे 6, 12 में से 7 गए 5, ये रहेगा 16 में से 9 गए 7, 756 इसकी वैल्यू आ गई है 756 ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। कितने समय में कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा? तो यदि साधारण ब्याज की दर 6 सही 1/4 वार्षिक है तो हमें समय निकालना है। समय क्या होगा, धन भी नहीं दिया है तो हम उसको x मान लेते हैं। तो ये धन हमारा 2 गुना हो जाएगा यानी 2x हो जाएगा। कब? जब इसका जो ब्याज है वो भी x हो। तो साधारण ब्याज हमारा सूत्र जो दिया जाता है वो है धन, जो मूल है वो दर समय बटे 100। तो साधारण ब्याज भी उसका x हो जाए तभी 2 गुना होगा। धन हमारा x है ही है,
दर है 25/4 इंटू समय हमें निकालना है बटे 100। एक्स से एक्स कट गया, 25 चौक 100 हो गया, 4 चौक 16 इधर आ जाएंगे, ये आ जाएगी एन यानी समय, ये हो जाएंगे वर्ष, यानी 16 वर्षों में वो दुगना हो जाएगा। तो देखते हैं हम 16 वर्ष डी ऑप्शन में है, तो डी ही ऑप्शन हमारा सही है। त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्यबिंदु है, तब त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से हम फिगर अगर बनाएं तो ये फिगर है हमारा ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज है, इसकी कोई माध्यिका है, ये माध्यिका मतलब इस बी सी को बीचों बीच में डिवाइड करने वाला, बाइसेक्ट करने वाला बिंदु डी और ए का मिला दो तो ये माध्यिका है। तो ये माध्यिका है, ये और ये बराबर हो गया, यानी ये हमारा आधा रह गया। अब इस माध्यिका ए डी का भी ये बीच का बिंदु है ई, यही मध्य बिंदु है, ये आधा आधा बांट दिया तो फिर ये भी आधा हो गया। तो बी ई डी का ये हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे का आधा ये हो गया, अब इसका भी आधा ये हो गया। तो फिर त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा 1/4 त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल। यह है डी ऑप्शन में 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या इसे फुलाने पर 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तब दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो गुब्बारा जो है वो गोलाकार है, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। त्रिज्या जो है वो 7 से 14 हो गई, यानी 7 दूनी 14, 2 गुनी हो गई। तब पहले मान लिया हमें S1 था, अब S2 4π2r², तो ये आ जाएगा 4π4r², तो ये आ गया 4 × 4πr²। तो ये S1 पहले का मान लेते हैं वक्रपृष्ठ, और ये बाद का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका हमें अनुपात निकालना है S1/S2 4πr² बटे 4 × 4πr²। 4πr² कट गया, 1 आ गया, 1/4, और इसी को लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 ए ऑप्शन इसका सही है। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25/36 है, इसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इनके शीर्ष दोनों के शीर्ष कोण बराबर हैं। इसकी ऊंचाई हम h1 मान लें, इसकी ऊंचाई हम h2 मान लें, तो फिर इसका क्षेत्रफल हमारा S1 हो, इसका क्षेत्रफल S2 हो, तो S1/S2 इसका अनुपात होता है h1² यानी ऊंचाइयों के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो ये S1 है 25, ये है 36, h1/S2 का स्क्वायर, इसको हम 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, इसको 6 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये स्क्वायर हो गया h1/S2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दें तो 5/6 बराबर हो जाएगा h1/S2। तो h1/H2 ये बराबर आ जाएगा 5/6, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये है 5/6, बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें 50 प्रश्न थे, इससे पहले इसमें हम 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, और जो सैनिक स्कूल में 9th क्लास के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।